हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी छोटे छोटे जो इंटीग्रल्स है उसको सॉल्व किया जाए, डिराइव किया जाए और कैसे माध्यम हो सकते हैं उनको सॉल्व करने का। हमारा यूनिट का नाम है क्या? हमारा यूनिट का नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फाइंड करना। तो हमने यूनिट स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने डेफिनेशन बताया था कि कोई फंक्शन जो है इंटीग्रेबल कब है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कब कर सकते हैं, ये हमने बताया था। डिफरेंशिएशन का मतलब समझा दिया था साफ साफ, है ना। इंटीग्रेशन की बात नहीं किए थे। इंटीग्रेशन कैसे करना है ये धीरे धीरे करके हम चीजों को समझेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक यहाँ पर छोटा सा टॉपिक लिख रखा है, इसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है देखिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ द सम इंटीग्रल्स ए बी एन एस यू। ये जो छोटा सा शब्द लिखा है एबी एनएसओ, इसको एब एनएसओ करके हम पढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या करना होगा, इसका अर्थ होगा शुरुआत से लेकर, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो चीजें होंगी वो बिना फार्मूला के बनाया जाएगा, बाय डेफिनेशन कवर किया जाएगा, या फिर डायरेक्टली जो है क्या करेंगे, चीजों को बताएंगे। इसका ये मीनिंग है। हम मॉर्निंग में जो है क्लास शूट किए थे। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कुछ खास प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस, जिसे बाय डेफिनेशन जो है कैसे इंटीग्रेशन किया जा सकता है। हमारे यूनिट का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ऐसा है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसा कह सकते हैं। तो जो आज हमने क्लास लिया था मॉर्निंग में, बदकिस्मती से जो है हमारा माइक जो है ऑफ था, वॉइस आ नहीं पाया। ऑफ था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं एडिट करने के लिए वापस अपलोड करने के लिए देखा तो वॉइस गायब थे शुरू से आखिरी तक। तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा मेहनत करते हुए फिर से जो है जो क्लास हुआ था मॉर्निंग में ऑफलाइन, सारे बच्चे क्लास आए थे, उसके बावजूद फिर से मैं दोबारा जो है जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए, वहां तक जो है कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए फिर से मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और कुछ गलतियां जो हुई थी वो भी इसमें सुधार लिया जाएगा। जो बच्चे क्लास में आए थे, जो ऑफलाइन आए थे, उनमें जो थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन रहा होगा वो आज अभी और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट और थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि रिवीजन होगा। जो बच्चे दोबारा वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, इवैल्यूएशन करना है हमको किनका, कुछ खास प्रकार के इंटीग्रल का। क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी एनएसओ। ये जो ए बी एनएसओ है, इसका मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही। बाय डेफिनेशन कोई फार्मूला इस्तेमाल किए बिना हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, भले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला है, डेफिनेशन जो है किसी इंटीग्रेशन का नहीं है। ये जो डेफिनेशन है किसी इंटरवल पर या किसी कर्व पर छोटे 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 जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं या फिर कॉर्ड्स होती हैं, है ना, इनके मध्य जो है एक प्रकार का समेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, है ना। आपको याद होगा जब हम जो है रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो हम यही बात कहा करते थे, किसी खास इंटरवल पे फंक्शन को सारे वैल्यूज को जोड़ देंगे तो फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा। ये बर्नहार्ड रीमान की जो है एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, यूनिट है, जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। रियल एनालिसिस में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला याद रख लीजिएगा। रेक्टिफाइबल कर्व के लिए या फिर कर्व के लिए कोई फंक्शन को अगर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को उस एल पर, उस आर्क पर इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं, इसका ये मतलब होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि जो आर्क है, आर्क में मान लो पॉइंट ए और बी होता है ना, शुरुआती पॉइंट है, और एक क्या है, अंत का पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। एल को हम इस प्रकार से कर्व बताएंगे जो कि अल्फा और बीटा को जोड़ता है, ज्वाइन करता है ना। तो एल का ये मतलब है, एल जो है क्या होगा, फिर एल जो है
इस प्रकार से ए बी इंटरवल होगा। अब इस ए बी इंटरवल पे हमको क्या करना है, अपना काम को अंजाम देना है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कई बार ए बी इंटरवल दे दे तो भी यही काम करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जो कि इस प्रकार से दिख रहा है। इंटीग्रेशन किसका, डीजेड, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इंटीग्रेशन करना है एल के अलोंग, वो है मॉड डीजेड। और तीसरा है जो है जेड का इंटीग्रेशन करना है डीजेड के रिस्पेक्ट में होगा अलोंग एल, है ना। तो इसके लिए फार्मूला, बेसिक फार्मूला इस प्रकार से होगा। ये डेफिनेशन है किसके लिए, किसी भी आर्क पर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका। लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला न बनाकर हम क्या कर दिए हैं, इसको इंटरवल पे चीजों को जोड़ने का जो तरीका होता है, फंक्शनल वैल्यूज को बताने का तरीका होता है, उस तरीके से चीजों को काम में लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा ये चीजें हम दोबारा पढ़ेंगे जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहां पर रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पूरा जो कॉन्सेप्ट का नाम होगा रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल पढ़ेंगे, नाम होगा रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, यही चीजें पढ़ेंगे। तो हमें जो है बारी बारी से ये करना है। देखिएगा एफ जेड होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे इंटरमीडिएट कुछ वैल्यूज लेंगे। ये जो है इसी लाइन सेगमेंट या फिर हमारा आर्क के में जो है ये वेरी करने वाला पॉइंट होगा, उस प्रकार से हम इसको लेते रहेंगे। और हम लिखेंगे जेड के माइनस में जेड के माइनस 1 होगा। जेड के माइनस में क्या, जेड के माइनस 1, मतलब बारी बारी से यहाँ पर एक एक पॉइंट को रखते जाएंगे। और जो नजदीकी पॉइंट होंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस होगा। जैसे कि मैं कर्व को समझा दूं, जैसे कि मेरा कर्व ऐसा होता, यहां से चालू होता और इसमें छोटे छोटे लाइन्स में क्या करता, समझने का प्रयास करता, है ना। तो इनको आप जोड़ते हो तब जाके पूरा कर्व बनता है। पहले हम सीधा लाइन को समझ लेते हैं इंटरवल के पास। इंटरवल के पास छोटे छोटे हम क्या करते हैं, पहले उसका एक प्रकार का पार्टीशन बनाते हैं। P जो होता है वो होता है A इक्वल टू, शुरुआत करते हैं Z0 से, फिर क्या होगा Z, नाम दे सकते हो आप लोग Z1 Z2, इस तरीके से करते करते आप लिखेंगे Z और N जो कि वैल्यू होगा किसका, B का, है ना। अगर अल्फा बीटा बोला गया है क्वेश्चन में तो अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो ये पार्टीशन पे हर एक छोटे छोटे सब इंटरवल मिलेंगे और वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। लेकिन पॉइंट्स को अगर ड्रा करेंगे तो पॉइंट्स को इस प्रकार से बाद में मिला जा सकता है। यहां पर वापस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर्क क्लोज्ड हो जाएगा। फिर हर उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको समझ गए होंगे, हर एक छोटे छोटे अंतरालों का, इंटरवलों का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, याद रखना, मेश कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। ये जो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम रखेंगे और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू रखेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया इंटीग्रेशन की। कैसे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डेफिनेशन को लिखूं तो इसी को उतारा है मैंने, सिंपल तरीके से मैंने उतार दिया है। इसके जगह क्या रख दूंगा मैं, 1। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो वेरी करेगा ही नहीं, तो कांस्टेंट के लिए कुछ वेरी नहीं कराना है, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं होगी, कोई बीच में कोई मान नहीं आएगा। तो हमने ये इसको जैसा का तैसा रख दिया। इसको फिर जैसा का तैसा मैंने फिर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ जेड क्या है, 1, है ना। मैंने जगह छोड़ रखा है ताकि ऐसा ना लगे कि सब चीज को लिख दिए हैं करके। ये लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि वीडियो कई बार जो है ब्लर हो जाते हैं, चीजों को फोकस नहीं कर पाता हमारा कैमरा, इसलिए जो है ऐसा काम करते हैं। चलो अब हम वैल्यू रखते जाएंगे। लिमिट तो रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर मैं इस समेशन को खोल दूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा Z1 आएगा, माइनस में Z0 आएगा, फिर प्लस में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, Z1 माइनस में Z2 आएगा। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, Z2 माइनस में क्या आएगा, Z2 माइनस में Z1 आएगा, क्योंकि k माइनस 1 करेंगे, 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 Z1 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप लिखेंगे Z अंत में क्या होगा, n माइनस में Zn माइनस 1 होगा। ये बात आपको समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं सारे ब्रैकेट को खोलूं, यहां पर मान लो एक लिख देते हैं समझाने के लिए, क्या होगा, Z3 माइनस में Z2 होगा। अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो है बचेगा, ये Z1 इस माइनस Z1 से कटेगा। Z2 की बात करें तो यहां से कटेगा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऐसे जो है हर कोई अपने पहले वाले ब्रैकेट में कुछ रखा हुआ चीज से कटने वाला है। यहाँ का एक बिंदु यहां से कटेगा, फिर यहाँ का इससे कटेगा, तो अंत में जो है ये बचेगा, ये और किसी से कटने वाला है, जस्ट सामने वाला, क्योंकि ये जैसे कि इस वाले ब्रैकेट से कट रहा है, ये वाला उसके सामने वाले ब्रैकेट से कट रहा है, लेकिन ये जो है बच के किसी दूसरे वाले में कटेगा। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सोचेंगे तो अंत में क्या बचेगा,
अंत में क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, तो अंत में बचने वाला है कुछ इस प्रकार से, लिमिट ये जो है n टेंस टू इंफिनिटी और माइनस में z0 और आएगा अंत में क्या, प्लस में zn। इन पॉइंट्स को मैंने क्या बताया था वहां ध्यान से समझो, इसको कर्व को ड्रा कर लेना, ये कर्व को ड्रा कर लेंगे, यहां शुरुआत करेंगे z0 जो कि अल्फा से चालू होगा, है ना, और किनको ज्वाइन कर रहे हैं याद रखना, इस प्रकार से zn जिसे बीटा बोलेंगे। अब यहाँ तो z ही बोला है सर, बोलेंगे बच्चे, तो z का मतलब भैया कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर है अलग अलग, दोनों नंबर को अलग अलग हमने यहाँ पर बोला है, ये मान के रखना है ना। यहाँ अंदर लिखता हूँ z इक्वल टू क्या है, zn बोलो या z बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ये जो है बीटा है। इनको ज्वाइन करने से हमारा क्या था, कर्व बना था या आर्क बना था या एल बना था, तो ये मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लिमिट, अभी भी अप्लाई करते रहो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी, और आपके पास इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस अल्फा, इसका वैल्यू क्या आएगा, बीटा, तो बीटा पहले लिख देंगे, माइनस अल्फा लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा माइनस में अल्फा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, है ना। दिस implies that L dz की वैल्यू होगी बीटा माइनस अल्फा, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं 100% यही क्वेश्चन रियल में आएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे, और वहां पर भी बीटा माइनस अल्फा आएगा, और जो भी अगर इंटरवल ये भी दिया है तो, है ना, रीमान इंटीग्रेशन करेंगे तो। अच्छा, अब नोट करेंगे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इन पर्टिकुलर हम जो है क्लोज कर्व बोल दिए होते, या फिर उस आर्क को हम क्या कर दिए होते, क्लोज कर दिए होते। इन पर्टिकुलर, जैसे बुक में लिखा है वैसे कर सकते हो, इन पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर जो हमारा एल है, इफ एल इज क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड होगा, इसका ये मतलब होगा अल्फा ही क्या होगा, बीटा के बराबर होगा। तो इसको अगर हम यहां पर इसको एक बोल दें, तो देन आप सीधा लिख सकते हो, देन ये जो इंटीग्रेशन होगा अल्फा माइनस बीटा करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आपने कहा क्लोज्ड कर्व है ना, क्लोज्ड कर्व है, एल क्या है, क्लोज्ड है ना, इज क्लोज्ड, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा। सो ये इंटीग्रल पूरा क्या आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ही बीटा है, बीटा ही अल्फा है। आई होप ये छोटी सी लाइन आपको समझ आ गई होगी। मैंने मॉर्निंग में इसको और अच्छे से समझाया था, अभी भी मैं उसी तरीके से समझा रहा हूं, बस बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि जब इस पर समय बिताए तो दिमाग जो है पूरा खुल चुका था, और कैसे इसको सरल तरीके से और कम शब्दों में मैं बता सकता हूं, ये दिमाग में आना चालू हो चुका था। जब हम थ्योरी बुन रहे होते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं, जब थ्योरी बुना जाता है, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है, तो शॉर्टली चीजों को बताना जो है आसान हो जाता है, लंबा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से याद रखेंगे। अब छोटा सा क्वेश्चन ये है, इसमें तो हमको जो है इतना लंबा सॉल्व भी नहीं करना है, ये सॉल्यूशन जो है कोई लंबा नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर ब्रैकेट को हमने क्या किया है, खोला हुआ है, और जो अंत में 2 बचा वो यही अल्फा और बीटा बचेगा, वो बताया है। अगर क्लोज्ड कर्व हो जाएगा तो अल्फा और बीटा एक ही जगह पहुंच जाएंगे, मतलब 0 आएगा, ये बात हमने रिविजन करा दिया। दूसरे नंबर क्वेश्चन में अगर मैं मॉड रख दूं, देखो भाई यहीं पे रख देते हैं, यहाँ पर मॉड रख देंगे, यहाँ पर मॉड रख देंगे, बोलेंगे यहाँ पर मॉड रख देंगे, मॉड रख देंगे, तो मैंने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया, इसका आंसर है बोलेंगे। तो मॉड रखेंगे, यहां पर तो 1 है, पहली बार में लिखेंगे हम लोग क्या, k का वैल्यू 1, तो क्या आएगा z1 और z0। अगर k का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे सर z2 माइनस में z1। फिर क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो आएगा z3 माइनस में z2। सारे ब्रैकेट को समझो, क्या ये जो है छोटे 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 इसके हिस्से हैं, यहाँ z1 होगा, यहाँ z2 होगा, यहाँ z3 होगा, इन सभी को आप छोटे 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 क्या बोलेंगे, कॉर्ड्स बोलेंगे। ये जो कॉर्ड्स है उनकी क्या है, लेंथ है, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, है सिंपल से स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर रहे हैं, इसका ये मतलब है ये छोटे छोटे जो है कॉर्ड हैं, ये छोटे छोटे आर्क है बोल सकते हो। इन आर्क को आपस में अगर मिला दोगे, सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, सारे जो है लेंथ को मिला दोगे, तो वह लेंथ किसके लेंथ के बराबर होगा, उस एल के लेंथ के बराबर होगा, वही लिखा है। ये तो कॉर्ड के रूप में लिखो, यहाँ पर आर्क होना चाहिए, क्या लिखेंगे हम लोग, वही आर्क है, आर्क बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आर्क
और यहां पर भी आर्क, और कॉर्ड रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपका एक ही जो है लाइन था उसी के क्या है कॉर्ड है या फिर छोटे छोटे आर्क हैं, और सारे आर्क की लेंथ को जोड़ने से क्या आ जाएगा, एक पूरा एल का लेंथ आ जाएगा। तो आप इतना लिखेंगे, बड़ा सिंपल से इसका आंसर है। तीसरा जो है बड़ा रोचक क्वेश्चन है, इसको बनाना भी आसान है। इसको हम लोग इसी के तरीके से लिखने वाले हैं, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा इसका आंसर, और क्लोज हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। वैसे फार्मूला को फिर से उतार दिया है, और उतारने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बच्चों यहां पर इसको पूरे को मैं इंटीग्रल आई बोल देता हूं, क्या ये एक इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को आई कहा। पूरा को लिखना है तो लिख दो, क्योंकि जहां जेड होता है तो आप जेड लिखते, एफ जेड होता तो एफ क्या लिखते, यहां पर जो जीटा है उसको लिखते या फिर टी है उसको लिखते, कोई एक बीच में वेरी करने वाले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते। तो अक्सर जो है हम लोग इस प्रकार से जीटा का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया है। और उसके बाद जो है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा है, हमने कोई बदलाव नहीं किया है। f ऑफ z होता तो ये उतारते, हमारे पास z है तो z लिखते, z स्क्वायर होता तो हम क्या करते, इसका हम स्क्वायर करते, z प्लस 1 होता तो यहां पर हम जो है उस वैल्यू को रखे होते +1 करके, ठीक है। जैसे कि मैं अक्सर t लिखना पसंद करता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि बुक में देखे और बोले कि सर ऐसा तो लिखा नहीं है करके, तो आप अक्सर जो है, लेकिन लिखना बच्चों को कई बार जो है मुश्किल देता है, तो t लिख दिया करें, है ना। और टी के बारे में बताएंगे, टी कहां लाइज करता है, इस एल पर लाइज करता है, उसी पर है, ये वेरी कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है करके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है करके, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिखिए, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, हमने बताया कि ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इस एल पर, इस लाइन पर या इस आर्क पर क्या करता है, लाइज करता है। और लाइज बिटवीन क्या है, जो हमारे दो पॉइंट है आर्बिट्ररी, जेड के और जेड के -1, इनके बीच में जो है वेरी कर सकता है। तो आप इसको जितना बार उठाओगे अलग अलग, ये जो है बीच में हम ऐसा एज्यूम करके चलते रहेंगे, पूरे पर इसका ये मतलब है कि ये जो है वेरी कर सकता है। जब पूरे पर वेरी कर ही सकता है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, तो आर्बिट्ररी है तो अपन क्या कह देंगे, चलो भाई हमारे ये टी के या ये आपका जो है जीटा के जो लिखा है वो जो है जेड के बराबर है। तो आर्बिट्ररी है तो जेड के -1 ही बोल सकता हूं, क्योंकि यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। मॉर्निंग में यही मैंने बच्चों को समझाया था, मतलब वो दो जगह कहीं पे भी हो सकता था, इसलिए मैं आर्बिट्ररी वैल्यू को क्या बोलूंगा, जेड के बोलूंगा तो भी ठीक है ये, और जेड के -1 बोलूंगा तो भी ठीक है। तो मतलब दोनों ही स्थिति में इंटीग्रेशन तो वही होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, फंक्शन वैल्यू, फंक्शन की बात जो है महत्वपूर्ण होती है, वेरी जो है कैसे करना है वो तो अपने आप फंक्शन खुद बताता रहता है। तो आप जो है इस लाइन पर आप कहीं पे भी उस पॉइंट को आर्बिट्ररी उठा सकते थे, इसलिए आप जेड के भी बोल सकते हो, आप जेड के +1 बोल सकते हो, जेड के -1 बोल सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो बोल सकते हो। अच्छे से बात को समझिए। अब फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 1 and 2, इसको मैंने 2 बोल दिया है, मतलब इसके जगह पर एक बार मैं क्या रख सकता हूं, जेड के, इसके जगह मैं क्या रख सकता हूं, जेड के -1। अगर इन दोनों को जोड़ू, मेरे यहां पर और कोई बदलाव नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, एक बार जेड के रखना है और एक बार क्या करना है, जेड के -1 रखना है, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 2i होगा, और क्योंकि समेशन सेम है, लिमिट सेम है, तो मैं इन अंदर के चीजों को क्या कर सकता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं। जैसे ही ऐड करेंगे तो इस पे दोनों जगह पे कॉमन है, तो दोनों पर हमने बाहर निकाल दिया और ये जो है जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल था, मॉर्निंग में सारे बच्चों ने ये चीज बताया था, समझा था, है ना। मैं गलती करता, खुद ही बच्चे सिंपल तरीके से बता दिए थे। यहां पर और क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये है आपका 2 आयोटा, और मैं बोल रहा था ना बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर करके अपॉन 2 भी आएगा, वो मैं मिस्टेक कर रहा था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी देखिएगा क्या आने वाला है, समेशन k का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक आएगा, n आएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, दिख रहा है कि यहाँ ब्रैकेट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो फार्मूला समझ आ रहा है, a माइनस बी a प्लस बी जैसा, तो अपन लिखेंगे zk का स्क्वायर माइनस में zk -1 का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इस फिर से इसको ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूं, ब्रैकेट का खोलूंगा तो क्या आएगा, zk का स्क्वायर से पहले आएगा z1 का स्क्वायर, z0 का स्क्वायर। लिमिट लिखते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं और समेशन को खोलते हैं, तो आएगा zk, मतलब पहले k का वैल्यू 1, z1 का स्क्वायर माइनस में z0 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आएगा, ये एक ब्रैकेट में हो सकता है ना। चलो छोटा छोटा ब्रैकेट बना भी देते हैं हम लोग,
ये एक ब्रैकेट में आएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, अब k का वैल्यू 2 रखोगे तो Z2 का स्क्वायर माइनस में ये एक कम है तो आ जाएगा Z1 का स्क्वायर, फिर क्या रखेंगे हम लोग Z3 का स्क्वायर माइनस में Z2 का स्क्वायर, और ऐसे ही अंत में क्या आएगा Zn आएगा, स्क्वायर आएगा माइनस में Zn-1 का स्क्वायर आएगा। ये जो है इस प्रकार से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आने वाला है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे ही आगे कटते जाएंगे, लेकिन ये बच जाएगा तो माइनस में Z0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या बच जाएगा Zn का स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको क्या कहने वाले हो, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है बच्चों अल्फा, क्या है ये, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो नंबर है, इन नंबर पर क्या लिमिट लगाओगे, बोलेंगे नहीं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर i इक्वल टू 1/2 और बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो i है, फिर से देखिएगा ध्यान से, वो i का मतलब था इंटीग्रेशन अलोंग L Z dz था, ये आंसर हो जाएगा फ्रॉम, ये फर्स्ट लिख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर सीधा मिल रहा है, कितना आएगा 1/2 बीटा स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप चीजों को जान गए होंगे, समझ गए होंगे, है ना। तो ये हमने मॉर्निंग क्लास में अच्छे से समझाया था, समय लेकर बच्चों को अच्छे से कवर कराया था, कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने याद करवाया था, ठीक है। अब बच्चों एक प्रॉपर्टीज है ना, जैसे इंटीग्रेशन में सिंपल प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ बोर्ड में लिखने के बजाय मैं पेज को दिखाता हूं, जिस भी बुक को आप फॉलो करते होंगे सारे बुक में मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि लीनियर प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल करते थे वो प्रॉपर्टी होगा, सारे प्रॉपर्टीज जो है वो होंगे, तो मैं उसको शो करूंगा, ध्यान से देखना, सारे प्रॉपर्टी को आप चीजों को देखना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आई होप चीजों को आप समझ रहे हो। अपन क्या करेंगे, अब दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आसानी से हम बना सकते हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना, चीजों को समझना, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें जो दिया गया है सर्कल दे दिया गया, पहले जो है एल क्या था वो नहीं पता था, अब हमें पता चल गया कि एल क्या है। एल जो होगा हमारा जो कर्व होगा, वह जो कंटूर भी बोल सकते हो या आर्क बोल सकते हो, एक प्रकार का सर्कल दे दिया है। सर्कल का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, पहली बात सर्कल का इक्वेशन क्या है ये पता होना चाहिए। अगर सर्कल का इक्वेशन क्या है ये पता चल जाए तो आसानी से चीजों को हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिएगा सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, सपोज दैट रेडियस 1 का सर्कल है तो इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, 1 लिखोगे या 1 का स्क्वायर लिखोगे, ये a है तो a स्क्वायर लिखोगे, है ना। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं, मॉड z इक्वल टू 1 लिखते हैं। सेंटर क्या है, 0 है, सेंटर क्या है यहाँ पर 0 है। सर्कल की रेडियस क्या है, r जो है 1 के इक्वल में है। ये कैसे आया, कोई पूछेगा, देखो z इक्वल टू पक्का क्या रहा होगा, बोलेंगे r का वैल्यू 1 लेंगे, r cos थीटा, यहां पर इस प्रकार से लिखा जा सकता था, r क्या है 1 है और यहां पर आयोटा sin थीटा है। देखो ध्यान से इसको, तो इसको अपन क्या करेंगे, अगर वापस मॉड लगाएंगे तो मॉड z इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि मॉड का यहां पर मतलब होगा कि cos थीटा का स्क्वायर और sin थीटा का स्क्वायर का रूट निकालना। बात समझ आ गया आप लोग को, आसानी से जो है इस चीज को समझ गए होंगे, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, ऐसे भी सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड z इक्वल टू क्या r, कैसे आएगा बोलेंगे तो यहाँ r रखे होते, यहाँ r रखे होते सपोज। तो देखो फिर से इसको मॉड वापस करोगे, मॉड लगा के देखो, मॉड z इक्वल टू, तो मॉड लगाते ही आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में क्या आयोटा y, तो इसको अपन मॉड z में क्या लिखते हैं, मॉड z में लिखते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर रियल पार्ट का और पूरा आयोटा को छोड़ के y का स्क्वायर, ये पूरा रियल पार्ट है r कोस स्क्वायर थीटा, तो r का स्क्वायर और क्या लिखेंगे आप लोग कोस स्क्वायर थीटा, आयोटा को छोड़ना है, r को यहां लिखना है, r cos साइन थीटा का हो जाएगा क्या r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन
मॉड जेड को ध्यान से देखो, मॉड जेड इक्वल टू क्या आने वाला है, मॉड जेड इक्वल टू क्या आएगा, बोलेंगे आर है स्क्वायर में, रूट से बाहर आएगा तो बिना स्क्वायर का आएगा, और अंदर में क्या रह जाएगा, कोई पूछेगा तो बोलेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो मॉड जेड का वैल्यू कितना आया, आर आया। तो मैंने बोला कि सर्कल को हम कैसे लिखते हैं, मॉड जेड इक्वल टू आर करके लिखते हैं, अच्छे से कंठस्थ इसको कवर कर लो। अच्छा यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, सेंटर उसका जीरो है। अगर मैं ये लिख दूं मॉड जेड माइनस में कोई नंबर लिख दूं, माइनस में क्या कर दूं, कोई नंबर लिख दूं, जैसे कि मैंने 2 बोल दिया, तो 2 क्या है, उसका सेंटर है, 2 क्या है, वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर सेंटर है। 2 आयोटा लिखेंगे तो बोलेंगे कि देखो कैसे सर्कल बनेगा, 2 आयोटा बोल दे, ये है हमारा क्या, जेड माइनस में 2 आयोटा, और ऐसा लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, मतलब यहां पर 2 आयोटा उसका क्या होगा, उसका सेंटर होगा, 2 आयोटा क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, ये कैसे बना होगा, कोई पूछेगा तो इस प्रकार से, यहां पर ओरिजिन उसका सेंटर है, और कहीं पे और कुछ नंबर लिख देगा, इसका क्या बनेगा, कोई पूछेगा तो हम बनाएंगे 1 और 2 को बना देंगे उसका सेंटर, और रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको टच करना है नहीं करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अलग मामला है। तो आई होप बात को समझ गए होंगे। हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर क्या है, 0 है, रेडियस क्या है, r है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, काम करना है, सिंपल क्वेश्चन को हमको बनाना है। ध्यान से देखिएगा, चाहे ये कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जो है हम क्या निकालने वाले हैं, इसका वैल्यू निकालने वाले हैं 2 पाई आयोटा, और कैसे आएगा, कई तरीके से, कई मेथड से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग x प्लस में आयोटा y ऐसे लिखते हो, बोलेंगे ओके। क्या उसके पोलर फॉर्म को r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा लिखते हो, बोलेंगे ठीक है। r यहां पर x का वैल्यू क्या रखा गया होगा, r cos थीटा रखा गया है, y का वैल्यू क्या रखा गया है, यहां पर r sin थीटा रखा गया है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, इनको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही चीज है। 1 2 3 जो लिखा गया है, r को बाहर निकाल दिए, ये यूलर फार्मूला है। cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल i थीटा बोलते हैं, बोलेंगे ठीक है, बढ़िया बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ, इसको या उसको, जिसको भी डिफरेंशिएट करना चाहूँ, जैसे को इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आंसर आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आंसर आएगा। आप जितने तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेंगे तो आंसर मैं जो लिखने वाला हूं ध्यान से देखना, क्योंकि फंक्शन में अब वेरिएबल क्या है, थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। जैसे बुक में इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो मैं बोलूंगा कि डी जेड लिखूंगा डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और मैं जो है मॉर्निंग क्लास में सीधा इधर मल्टीप्लाई करा दिया था उसको, है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट है, cos थीटा का हो जाएगा क्या, बोलेंगे सर कि माइनस साइन थीटा, सब जगह से r को बाहर निकाल दिए हैं, या फिर यहां से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r बाहर है, cos का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा होगा, यहां पर क्या आएगा, बोलेंगे आयोटा, साइन का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, फिर डी जेड अपॉन में डी थीटा इक्वल टू आर, और इसको क्या लिखेंगे भाई, बोलेंगे देखो सर आयोटा का अगर मैं कॉमन निकाल दूं या मल्टीप्लाई कर दूं तो सामने में आ जाएगा cos थीटा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस ही आएगा, और प्लस में आयोटा साइन थीटा लिख दूं तो अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा को ये आएगा, मतलब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने से पूरा वापस ये मिल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो अगेन क्या आया फिर वैसे में, डी जेड की जो वैल्यू, डी थीटा की जो वैल्यू आई है आर आएगा, आयोटा आएगा, और एक्सपोनेंशियल आई थीटा आएगा, और इसको और लिख दोगे तो क्या आएगा, डी जेड की जो वैल्यू है, डी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी जेड की वैल्यू हो जाएगी आर आयोटा एक्सपोनेंशियल आई थीटा हो जाएगा, और डी थीटा हो जाएगा। अब बोलेंगे देखो सर ये जो हम इतना लंबा चौड़ा कर रहे थे, क्या मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो भी वही चाहेगा, बोलेंगे देखो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन में डी थीटा, और आर एक्सपोनेंशियल समथिंग का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल समथिंग है तो एक्सपोनेंशियल समथिंग लिखेंगे, और समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आयोटा थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा, आयोटा आया, और क्या लिखेंगे हम, बोलेंगे डी थीटा, तो कुल मिलाकर क्या लिखेंगे, आयोटा को सामने लिख दो, एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिख दो। बात समझ आ गया कि नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बात को रखा जा सकता है, हम ऐसे भी कहेंगे तो भी आंसर वही होता है। इसको डिफरेंशिएट करें या इसको डिफरेंशिएट करें या फिर इसको डिफरेंशिएट करें, सभी का डिफरेंशिएशन एक जैसा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर जो है जो वैल्यू होगा उसको ध्यान से देखना,
अब अपन क्या कर सकते हैं, आल्सो, है ना, एंड आल्सो एफ ऑफ जो जेड था वो क्या था, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या था, 1/z था। तो ये जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो एफ ऑफ जेड में जेड का वैल्यू ये पुट कर दो ना, 1 में क्या हो जाएगा, आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा है, ये पूरा हो जाएगा। बोलेंगे ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन था उस इंटीग्रेशन को हमको लिखना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, है ना। नाउ क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन करना है भैया अलोंग सी, किसको करना है, हमारे फंक्शन को जिसका नाम है क्या, 1/z, तो dz अपॉन में z भी लिख सकते हैं। क्या आप सर्कल के लिमिट के बारे में जानते हो, बोलेंगे सर 0 से लेकर 2 पाई तक पूरा इंटीग्रेशन होता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। dz की वैल्यू पुट कर दो, इन सब का नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो, जैसे कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ये 4 है, ऐसे बोल सकते हो, सबका जो है एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो dz की वैल्यू पूरा क्या है, बोलेंगे r, है ना, आयोटा एक्सपोनेंशियल है आई थीटा और दी थीटा। ये जो है 1/z की वैल्यू क्या है ना, 1/z की वैल्यू क्या है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, ये 1/z इक्वल टू ये पूरा है, ये जो दिख रहा है वो, है ना, ये पूरा है, ठीक है। यहां पर मिटा देते हैं, तो 1/z की वैल्यू इतना पुट करोगे या z की वैल्यू नीचे में पुट करोगे, एक ही मतलब है, z का वैल्यू रखना है, एक ही मतलब है, ये पूरा नहीं लिखते तो भी चल जाता, इसी पर सारे वैल्यू, इसका वैल्यू ऊपर से वैल्यू पुट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ना ये जो है अननेसेसरी होने वाला है, कौन सा, ये लाइन जो है मुझे नहीं लिखना चाहिए, सीधा सीधा जो है मुझे क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। नाउ क्या कैलकुलेट करूंगा भाई, ये dz अपॉन में z इक्वल टू अलोंग c है, सर्कल का जो लिमिटेशन होती है इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई बोलेंगे, dz का वैल्यू ऊपर से उतारेंगे, इसको 3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो होगा r आयोटा एक्सपोनेंशियल आई थीटा और दी थीटा, और नीचे में क्या बोलेंगे, z का वैल्यू वह है r एक्सपोनेंशियल थीटा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करो, r और r कट जाएगा, आयोटा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 0 से लेकर क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, आयोटा थीटा के साथ कट जाएगा, बचेगा कौन, दी थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं हम लोग, 1/z dz की वैल्यू की बात कर रहे हैं, आयोटा रहेगा, अब 0 से लेकर क्या है 2 पाई था, है ना। अब पूरा इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, कितना आएगा जी, थीटा आएगा, और थीटा की जो लिमिट है 0 से लेकर क्या लिखेंगे 2 पाई, तो ये जो इंटीग्रेशन अलोंग सर्कल सी था 1/dz का, वो कितना आएगा, आयोटा आएगा, अपर लिमिट होगा 2 पाई, लोअर लिमिट 0, 0 को नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली अपन क्या लिखने वाले हैं, 2 पाई आएगा और आयोटा इनटू हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है कि नहीं, बहुत सिंपल है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है, सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि सॉल्व करने के लिए जो पुराना कॉन्सेप्ट है वही वापस आ जाने वाला है, ध्यान से देखने का प्रयास करना। चलो मैं यहीं पे आधा सॉल्व कर देता हूं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर सर्कल जो दिया है उसको देखो, है ना, सर्कल दिया है z माइनस अल्फा इक्वल टू r, अब इसको क्या मैं z माइनस में r इक्वल टू r cos थीटा प्लस में r sin थीटा लिख सकता हूं आयोटा के साथ, बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि मॉड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली r, है ना, r को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, बोलेंगे ठीक है, अच्छी बात है। सो दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू क्या लिखोगे, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, है ना, z इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर अल्फा प्लस में हो जाएगा r बाहर निकालो और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा हो जाएगा, बोलेंगे ये भी ठीक है। क्या मैं इसको z इक्वल टू अल्फा और r एक्सपोनेंशियल आई थीटा लिख दूं, बोलेंगे ये भी ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अल्फा कांस्टेंट है इसलिए 0, r बाहर निकालोगे एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग होगा। आप सभी को पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल अगर f ऑफ x है तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल f ऑफ x, और उस f ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन में फिर से क्या आ जाएगा, आयोटा आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, बोलेंगे ओके सर आयोटा आएगा, हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है एक्सपोनेंशियल 2x होता था तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, बोलेंगे एक्सपोनेंशियल 2x होता था और 2 इंटू होता था, ये सामने में लिखते थे, आगे पीछे जहां भी लिखने थे लिख देते थे आप लोग, तो ये बात सिंपल है, यहाँ पर आप ऐसे ही लिखने वाले हो।
फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। डीजेड क्या आने वाला है? डीजेड आएगा कुछ इस प्रकार से, डीजेड इज इक्वल टू आयोटा रहेगा, आर रहेगा, एक्सपोनेंशियल आई थीटा रहेगा। ये डीजेड की वैल्यू पहले भी वही तो आता था, वैसे ही आता था। ध्यान से देखो, है ना, देख लो, इसको आर को पहले लिखो तो भी चलेगा, आर लिख दो, आयोटा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आर आयोटा, ये पहले भी हम लिखते थे, वैसे ही आया हुआ है अभी भी। अब हम इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं। फंक्शन में देखो जेड माइनस अल्फा लिखा हुआ है, अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन अलोंग सी डी जेड अपॉन में जेड माइनस अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर क्या बोलोगे आप लोग? 2 पाई, है ना, सिंपल है। और यहाँ डीजेड का वैल्यू पूरा क्या निकालने वाले हो? डीजेड की वैल्यू जो आएगी, डीजेड की वैल्यू आएगी आर, अच्छा यहाँ पर डी थीटा भूल गए हैं, डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आर आयोटा एक्सपोनेंशियल आई थीटा डी थीटा अपॉन में यहां पर आ जाने वाला है जेड माइनस अल्फा। तो जेड माइनस अल्फा का वैल्यू तो इतना आएगा, मैंने बता दिया था पहले से, इस इतना वैल्यू आया था। यही वैल्यू को ऐसे भी तो बोल सकते हो, आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा ही तो है वो, तो आप लिखेंगे आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा ही है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट जीरो से लेकर क्या हो जाएगा? 2 पाई, और आर आर कैंसल, एक्सपोनेंशियल कैंसल, आयोटा बाहर, ओनली डी थीटा बचेगा अगेन। फिर क्या करने वाले हो? इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो अंदर में आएगा थीटा, थीटा की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई, मतलब फिर से क्या आया? 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा। तो ये इंटीग्रेशन आप कुछ भी कर लो, आपको क्या मिलने वाला है बात समझ आ गया होगा। हर स्थिति में हम जो है 2 पाई आयोटा यहाँ पाने वाले हैं। मेरे ख्याल से यहाँ प्लस भी कर दोगे तो भी क्या आएगा? आंसर वही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और बढ़ चढ़कर क्वेश्चन बनाएंगे, कॉसीस की जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे।